सो दिस इज द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम एंड इसका पूरा नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मीन्स एनी अदर सोर्स जो हमारे फर्स्ट 4 हेड्स में नहीं आ पाया पर आपको मनी आ रही है, तो आपने उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देना है। नाम से ही पता लग रहा है अदर सोर्सेज मीन्स देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक हेड कि वही वाली इनकम आपने या एक्सपेंडिचर्स आपने डालने हैं। एनी इनकम which has not been covered under the first 4 heads of income that will be taxable income under the head other sources। अब बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3 तरह के सेक्शंस दिखेंगे। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 ये इनकम्स हैं, डिफरेंट तरह की इनकम्स इस सेक्शन में डिफाइंड है। देन सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 कुछ इनकम इस सेक्शन में डिफाइंड है, और एक्सपेंसेस, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंसेस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई इनकम कमाने पे कोई एक्सपेंडिचर किया तो उसको माइनस भी करेंगे। तो अगर कोई एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू इनकम्स वो सेक्शन 57 के अंडर हैं जो अलाउड होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 56 सब सेक्शन 1। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट अगर आपने इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चरल इनकम अर्न की है उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालोगे। रिसिप्ट्स फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कुछ देता है तो वो सैलरी होती है, बट एम्प्लॉयर के अलावा किसी और ने कुछ दिया वो अदर सोर्सेज में आएंगे। हो सकता है आप कहीं जॉब करते हैं बट आपको कोई और भी कुछ पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट समवेयर टू गिव अ लेक्चर, बट उस पर्सन वो आपका एम्प्लॉयर नहीं है। एम्प्लॉयर मीन्स जिसके से आप सैलरी लेते हैं, तो कुछ और कोई पर्सन आपको दे रहा है वो अदर सोर्स में आएगा। देन इज इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ये हमने किया था हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी। सबलेटिंग क्या होता है, एक टेनेंट ने घर जो है वो रेंट पे लिया बट उसको लग रहा है घर बहुत बड़ा है तो आगे उसको लेट कर देता है, उसको बोलते हैं सबलेटिंग। तो जो आपका टेनेंट है जो वो कमा रहा है वो लेटिंग इनकम नहीं है, वो सब लेटिंग इनकम है, और सब लेटिंग इनकम जो है अदर सोर्सेज में आती है। नेक्स्ट इज रेंट फ्रॉम द वेकेंट लैंड, वेकेंट लैंड पड़ी है उसका रेंट आ रहा है आपको। अगर आपको बने हुए घर का रेंट आता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, बट अगर वेकेंट लैंड से कोई रेंट आता है तो वो इस हेड में जाएगा। देन सैलरी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहीं आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी मिल रही है वो भी अदर सोर्सेज में है। डायरेक्टर फी वर्ड लिखा है वो भी अदर सोर्स में आना है। इफ़ यू हैव रिसीव्ड एनी अमाउंट बाय डिलीवरिंग द लेक्चर्स, लेक्चर्स मतलब अपनी जॉब से रिलेटेड नहीं, बाहर आपने कोई लेक्चर दिया तो वहाँ से अगर आप इनकम अर्न करते हैं, कोई आर्टिकल लिखा आपने, आर्टिकल लिखने के आपको पैसे मिले तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। देन अगर आपने नेशनल सेविंग स्कीम में से पैसे विदड्रॉ किए तो उसका प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट आपको जो मिला विदड्रॉल के टाइम पर वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसके अलावा अगर आपने रीपरचेज ऑफ यूनिट्स से पैसे कमाए तो भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कैजुअल इनकम्स, कैजुअल इनकम्स के बारे में डिटेल में करेंगे। कैजुअल इनकम क्या होता है, जैसे आपने लॉटरी जीत ली, कैजुअली यू हैव अर्न्ड समथिंग, ठीक है, कहीं पर आपने बैटिंग करी, किसी से शर्त लगाई, वहाँ पैसे जीत लिए, तो वो कैजुअल इनकम्स होती हैं, तो ये भी सारी टैक्सेबल होती हैं हमारी। देन इज इंटरेस्ट इनकम, अगर आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है या किसी भी सिक्योरिटी से कोई इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, आपको इनकम आई बट आप वो सोर्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, वो भी इसी हेड में आएगा। बट इनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टैक्स का रेट रखा हुआ है दैट इज 60%। अगर आप 60% टैक्स देने को तैयार हो तो वो ब्लैक मनी आपकी वाइट हो जाएगी, बट आपको वहाँ पर सोर्स को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक साल में कोई लाख रुपए कहीं से आया बट यू डू नॉट वांट टू टेल कहाँ से आया, तो गवर्नमेंट को 60,000 दे दो, 40,000 विल बी द वाइट मनी, राइट। तो अगर इस तरह का कोई भी इनकम आपको दिखे क्वेश्चन में, सिंपली आपने डाल देना दिस इज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ डालते जाना है कि कौन कौन सी इनकम इसमें आती है। तो ये हो गया 56 सब सेक्शन 1। इसी तरह से कुछ और इनकम्स भी हैं दैट हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। जैसे कि अगर आपको डिविडेंड आया किसी कंपनी से, डीम्ड डिविडेंड आया कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो आपको डिविडेंड वर्ड दिखे तो इट शुड बी क्लियर कि अदर सोर्सेज में आना है। कोई आपने सिक्योरिटीज, डिबेंचर, शेयर से कोई इंटरेस्ट कमाया वो यहाँ पर आ जाएगा। लॉटरी विनिंग, कोई लॉटरी लग गई आपकी, इसको कैजुअल इनकम ही बोलते हैं। जो हमने लेफ्ट साइड पे कैजुअल इनकम पढ़ी वहाँ हमने लिखा है कैजुअल इनकम्स एक्सेप्ट 56(2), 56(2) के अलावा अगर कोई और कैजुअल इनकम है वो 56(1) में आती है। बट कैजुअल इनकम्स होती क्या है, ये लॉटरीज, आपने हॉर्स रेसेस में पैसा लगाया और हॉर्स आपका जीत गया, वहाँ से आपको जो मनी आई वो भी कैजुअल इनकम है। क्रॉसवर्ड पजल्स गेम्स होती हैं ये, वहाँ से आपने मनी कमाई।
टीवी, गेम शोज, कार्ड, गैम्बलिंग, बेटिंग, विनिंग, ये सब कैजुअल इनकम्स हैं, ये सारी अदर सोर्सेज में आएंगी। देन इज गिफ्ट रिसीव, अगर आपको कोई गिफ्ट कहीं से रिसीव हुआ वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम लेटिंग, अब हमने लेटिंग की इनकम को डाला था हाउस प्रॉपर्टी में अगर वो हाउस से रिलेटेड है, बट अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी किसी को लेट आउट किया, ठीक है, अलॉन्ग विद बिल्डिंग, विद फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड रेंट इज इनसेपरेबल, आपने क्या किया, किसी को अपने घर का सामान दिया है और वो घर का सामान और घर इकट्ठा दिया है, नाउ दोज रेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड कि कितना घर का है कितना सामान का है, तो सारा का सारा आप हाउस प्रॉपर्टी में लगा नहीं पाएंगे, तो वो अदर सोर्सेज हेड में लग जाता है। देन इज अगर आपके कोई एम्प्लॉयर ने अमाउंट डिडक्ट की है फ्रॉम द सैलरी एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ में पैसा डाला, वहां से आपको इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज। कोई एडवांस मनी आपके पास आई जो आपने जो फोरफिट करी, जैसे हमने कैपिटल गेन एसेट में पढ़ा कि 4,10,000 की हम सेल करने वाले थे पर वो हो नहीं पाई, कैंसिल हो गई डील, तो आपने मनी फोरफिट कर ली, एडवांस मनी, तो वहाँ हमने माइनस किया था, बट वो 10,000 आपकी पॉकेट में तो आया है, तो वो यहाँ पर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसी तरह से अगर कोई कॉम्पनसेशन मिला आपको कहीं से, कोई आपने टर्मिनेशन हुई आपकी जॉब की, कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है और उस कॉम्पनसेशन पे आपने कोई इंटरेस्ट भी कमा लिया, सो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। तो ये दो कैटेगरीज हैं इनकम से रिलेटेड जिसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है। देन कम्स एक्सपेंसेस, अब इन इनकम्स में से कुछ खर्चे आप माइनस भी कर सकते हो, अलाउड होंगे आपको, क्योंकि इनकम कमाई है उसके ऊपर टैक्स देना है, बट अगर कोई एक्सपेंडिचर्स हैं यू कैन डिडक्ट इट और आपका टैक्स कम हो जाएगा। जैसे कि बैंक को कमीशन दिया आपने क्योंकि बैंक ने आपके बिहाफ पर डिविडेंड कलेक्ट किया, सो यू आर पेइंग कमीशन टू द बैंक और यू आर पेइंग कलेक्शन चार्जेस टू द बैंक, वो अलाउड है। सारे एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, जो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही अलाउड होंगे। देन इज अगर आपने कोई हाउस एक्वायर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, हुज इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, अगर वो हाउस इस हेड के अंडर आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पर आप डिडक्ट कर सकते हो। देन इज फैमिली पेंशन, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर खुद को पेंशन मिलती है वो सैलरी हेड में आती है, बट डेथ के बाद अगर फैमिली को पेंशन मिलती है वो अदर सोर्सेज हेड में आती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करनी है, ये रूल लर्न करना है हमें, 1/3 ऑफ दैट पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लीस्ट, इसमें से एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को 30,000 फैमिली पेंशन आई है तो उस पर्सन के लिए फैमिली पेंशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, बट हम उसके लिए टैक्स लगाने से पहले एक रूल लगाएंगे, 1/3 ऑफ द पेंशन। अब मैंने कहा पेंशन 30,000 है तो 1/3 बना 10,000 रुपीज, और 10,000 को कंपेयर करेंगे 15,000 से, विच एवर इज लीस्ट वो एग्जम्प्ट होगा, तो मतलब 10,000 और 15,000 विच एवर इज लीस्ट, 10,000 लीस्ट है तो 10,000 एग्जम्प्ट होगा, तो आपको 30,000 की पेंशन पे टैक्स नहीं देना, 20,000 के ऊपर टैक्स देना है। इसके अलावा अगर कोई डेप्रीसिएशन के चार्जेस, कोई इंश्योरेंस के चार्जेस आपने किसी लेट आउट पीरियड के लिए पे किए वो भी अलाउड होंगे। एनी अदर एक्सपेंसेस जो कि कैपिटल नेचर का है, कोई इनमें से कोई इनकम अर्न करने के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया वो भी अलाउड होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड एंड री इन्वेस्टेड टू परचेज शेयर्स, ये भी अलाउड होगा, बट इसके लिए कंडीशन है कि मैक्सिमम 20% ऑफ दैट इनकम ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये हैं सारे के सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो कि हमने अदर सोर्सेज हेड में डालने हैं। नाउ अनदर पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर विल बी ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट्स जो हैं आपको इस चैप्टर में बार बार दिखेंगे, तो गिफ्ट्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट रिलेटिव से मिला है, जैसे आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या रिलेटिव वर्ड भी लिखा हुआ है, तो आपने उसको फुली एग्जम्प्ट कर देना है, इस चैप्टर में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। सेकेंड इज किसी को कोई मैरिज पे गिफ्ट मिलता है वो भी फुली एग्जम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपको फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया या नॉन रिलेटिव्स ने गिफ्ट दिया तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, इट विल बी एग्जम्प्टेड अगर वो 50,000 से कम का है। अगर वो गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा का है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो इफ़ यू सी इन एनी क्वेश्चन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, पूरा एग्जम्प्ट कर दो, कोई टैक्स नहीं लगाना। मैरिज पे गिफ्ट मिला, कोई टैक्स नहीं लगाना। बट अगर जनरल वैसे गिफ्ट मिल गया फ्रेंड से या नॉन रिलेटिव से तो उसकी अमाउंट चेक करेंगे, इफ इट इज मोर देन 50,000 देन इट विल बी टैक्सेबल। नाउ दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कि अगर आपने कोई कलेक्शन चार्जेस पे करे हैं डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए, उसकी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते।
अब ये कलेक्शन चार्जेस कहाँ पड़े हमने, ये फर्स्ट पॉइंट में। अगर ये कलेक्शन चार्जेस आपने बैंक को पे करे हैं कोई भी इनकम अर्न करने के लिए, हमने कहा ये अलाउड होंगे। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन डिविडेंड। डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई पैसे पे करे हैं बैंक को, कोई चार्जेस कलेक्शन चार्जेस पे करे हैं, उसको अलाउ नहीं करना। सेकेंड पॉइंट इज, इस चैप्टर में हम ग्रॉसिंग अप सीखेंगे। ग्रॉसिंग अप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मनी कमाई और उसके ऊपर टैक्स काट लेते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कोई लॉटरी से पैसा कमाया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज कमाया, तो उसको 1 लाख नहीं मिलता, 1 लाख में से TDS काट के मिलता है। 30% टैक्स का रेट है, तो वो काट के मिलता है। तो आपको इट मीन्स 1 लाख नहीं मिला, आपको 70,000 मिलेगा, बट हमने उसकी ग्रॉसिंग अप करनी है, हमने फिर से उसको ग्रॉस पे निकालना है। तो यहाँ पर ग्रॉसिंग अप हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे करते हैं। सो ग्रॉसिंग अप इनकम करनी पड़ेगी जब भी आपको नेट इनकम गिवन होगी। नेट इनकम का मतलब आफ्टर डिडक्टिंग द TDS, ठीक है। इवन आपको टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी गिवन होंगी, वहां पर हम ये ग्रॉसिंग अप करेंगे। देन अगर आपने कोई बोनस शेयर इशू करे हैं फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। उसको हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है आपने बोनस शेयर इशू करे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। देन इनकम डिक्लेयर्ड और रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर बोथ विल बी टैक्सेबल। तो क्वेश्चन में लिखा है, ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज करने के लिए लिखे होंगे, चाहे इनकम ड्यू हुई है चाहे इनकम रिसीव हुई है। कई बार क्या है, शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, मिला नहीं होता, तब भी वो टैक्सेबल है। डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड दोनों वर्ड्स में टैक्सेबल करेंगे। अगर आपने हॉर्स रेसेस के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर्स करे हैं, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है मुझे इनकम हुई है हॉर्स रेसेस से, उस पर खर्चा भी करना पड़ता है आपको हॉर्सेस को मेंटेन करने का, उसको माइनस कर सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है एनी लॉस, अगर आपको रेस हॉर्सेस से कोई लॉस होता है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 साल तक आप उस लॉस को कवर अप कर सकते हो, बट इसी की इनकम में से किसी और हेड में से इसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। देन इज कलेक्शन चार्जेस ऑन डिविडेंड, ये नहीं अलाउड, ये हमने पहले पॉइंट में ही कर लिया, कलेक्शन चार्जेस डिविडेंड के अलाउड नहीं होते। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर एनी अदर हेड। तो अगर आपको अदर सोर्सेज हेड में कोई लॉस होता है, उसको किसी और हेड में से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कार्ड गेम के लॉसेस को भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI जो है, ये एक टैक्सेबल इनकम मानी। From the following particulars for the year ending 31st March 2005, compute income under the head other sources। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी देखो इनकम्स गिवन है, बस आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स में आनी है और कौन सी नहीं आनी है, राइट। तो सबसे पहले आप ये लिख लो ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फर्स्ट हमें गिवन है डिविडेंड्स। डिविडेंड अभी हमने पढ़ा, आई विल शो यू साइड बाय साइड कहाँ मैंने ये PDF में शो किया हुआ है कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है। ये देखो 56 सबसेक्शन 2 में हमने लिखा हुआ है डिविडेंड फ्रॉम कंपनी। तो ये एक इनकम है जो कि अदर सोर्स में आती है। तो इसके लिए अगर इसको और प्रॉपर वे से लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 56 सबसेक्शन 1 लिखा हुआ था वो होती है जनरल इनकम्स, और 56 सबसेक्शन 2 जो लिखा हुआ था वो होती है स्पेसिफिक इनकम्स। तो हम यहाँ पर 2 कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को स्पेसिफिक इनकम दिख रही है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे कैटेगराइजेशन बनानी, बट अगर आपको एग्जाम में याद आती है कि मुझे 56 1 में थी कि 2 में थी, सो यू कैन मेक द कैटेगरी। अब ये मेरे अकॉर्डिंगली 56 2 में आ रहा है डिविडेंड, so I will be writing here dividend. Dividend is 25200। उसके बाद फिर से लिखा हुआ डिविडेंड्स, ये आ गया हमारा 12,000। फिर लिखा हुआ है कलेक्शन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। ये दोनों इनकम्स हैं, डिविडेंड से मनी आती है, कलेक्शन चार्जेस आप बैंक को पे करते हो। ये हमने 57 में पढ़ा, सारे कलेक्शन चार्जेस अलाउड हैं अदर देन डिविडेंड। तो ये हम नीचे नोट में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57
सारे कलेक्शन चार्जेस हैं, अलाउड हैं एक्सपेंसेस, बट नॉट इन केस ऑफ डिविडेंड। तो अभी मैंने इसका कुछ नहीं करना बिकॉज ये अलाउड नहीं है। ये दोनों डिविडेंड्स अगर हम ऐड कर लें तो ये आता है 37200। उसके बाद है रेंट फ्रॉम लेटिंग ऑफ अ बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी। अब ये देखो, रेंट ऑफ लेटिंग ऑफ अ बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी। देखो, अगर सिर्फ ये लिखा होता रेंट ऑफ लेटिंग ऑफ अ बिल्डिंग तो मैंने इस हेड में नहीं डालना था, बट ये रहा मेरा ये वाला पॉइंट, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद फर्नीचर एंड द रेंट इज इनसेपरेबल। जहां पर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे रेंट आपके इकट्ठे हैं और उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वहां पर ये इस हेड में आता है। तो ये भी मेरा 56(2) का ही पार्ट है। तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ये रेंट 30,000 मिल गया आपको, दिया। यस मैम। ओके, अब इसके नीचे आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। तो ये खर्चा शुरू हो गया, अभी इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर रेट्स, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है। तो इसको भी आप देखो, यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जो ये देखो, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, लोकल टैक्सेस रिलेटेड टू लेट आउट पीरियड। तो ये भी क्या है, हमारे लिए अलाउड होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57। अब देखो, जो अलाउड है उसको कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, बस अंदर ही सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 4,000, इंश्योरेंस 1,600, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,600, रिपेयर 1,600। तो ये आ गया 4,800 एंड 4 8,800। तो ये आ गया 8,800। इसको आपने रेंट में से माइनस करके बाहर ले जाना। 21200। बस ये सारे एक्सपेंसेस हो गए, हमारे इनकम्स हो गई। अब ये दो इनकम्स बनी हमारी, डिविडेंड की इनकम और एक ये बिल्डिंग के रेंट की इनकम। तो ये अदर सोर्सेज में आ गया, इन दोनों को ऐड करके आंसर दिखा दो बस। 58400, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 9, from the following information compute income from other sources for assessment year 25-26. नाउ सी, कार्ड गेम्स लॉस, कार्ड गेम से हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कार्ड गेम का लॉस जो होता है ये कहीं से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। आगे है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग एंड ओइंग हॉर्सेस फॉर रेसेस पर्पस। अब आपको ये हॉर्स रेसेस की एक्सपेंडिचर्स गिवन है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का मतलब ये आपको हॉर्स रेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पहला जो गिवन है, लॉस हुआ बॉम्बे में, मतलब आपने रेस हॉर्सेस के ऊपर पैसा लगाया और बॉम्बे में वो कह रहे हैं आपको लॉस हो गया 40,000 रुपीज का, बट नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट एट बैंगलोर, ठीक है। तो इसको अगर आपको एक जगह की रेस हॉर्सेस से बेनिफिट होता है, दूसरी जगह की रेस हॉर्सेस, सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्सेस, और कहीं का पैसा कहीं यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेस हॉर्सेस से कहीं से बेनिफिट हुआ, कहीं से नुकसान हुआ, तो उनको आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें रेस हॉर्सेस में गिवन है प्रॉफिट हुआ है हमें एट बैंगलोर, ये प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपीज का, बट दूसरी जगह से हमें लॉस हुआ है
लॉस एट बॉम्बे, और ये लॉस ज्यादा है, देखो ये लॉस है 40,000 का, तो इट मीन्स अभी ये 20,000 का लॉस बच गया। इसके आगे आपने लिखना है लॉस। इस लॉस को मैंने तुम्हें अभी बताया कहीं और से सेट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है लॉस सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे रेस हॉर्सेस से पैसा आया तभी मैं सेट कर पाऊंगी, ओके। तो इस लॉस को आप लिख दोगे, इसको हम अगले साल लेकर जाते हैं। अगले साल ले जाने की लैंग्वेज है टैक्स में टू बी कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड मीन्स नेक्स्ट ईयर अगेन आई विल वेट कि मुझे क्या रेस हॉर्सेस से पैसा आता है, अगर आया तो मैं इस लॉस को कवर करूंगी, अदरवाइज इस साल की इनकम नहीं है ये मेरा नुकसान है, बट उसको मैं किसी और इनकम में से एडजस्ट नहीं कर सकती। इसके लिए 4 साल होते हैं हमारे पास, तो 4 साल तक मैं 20,000 को आगे आगे लेके जा सकती हूँ। अगर इन एनी ईयर आई विल अगेन अर्न अ प्रॉफिट तो मैं वहां से करूंगी। तो इसको सिर्फ अंदर ही लिख देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। देखो अगर प्रॉफिट आ रहा होता मैं उसको बाहर लेती, फॉर एग्जाम्पल ऊपर 40 होता नीचे 20 होता, तो मुझे 20,000 बच जाना था, वो मेरी इनकम बन जाती, बाहर आ जाती। लॉस को बाहर नहीं लेकर जाना, क्योंकि ये लॉस सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्स की इनकम में से एडजस्ट होगा। सो आई विल टेक दिस टू द फ्यूचर ईयर और इसको रेस हॉर्सेस में से ही एडजस्ट करूंगी। और जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट था कार्ड गेम का लॉस, देखो कार्ड गेम की का लॉस है, बट कार्ड गेम की इनकम मुझे कोई नहीं दिख रही इस क्वेश्चन में, तो मैं उस लॉस को भी क्या है सेट ऑफ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम जब नोट लिखेंगे वहां लिख लेंगे कि कार्ड लॉस को हम नहीं सेट ऑफ कर पा रहे। नेक्स्ट आपको गिवन है डिविडेंड, ये तो आपने कर लिया, ये डिविडेंड इनकम, ये ग्रॉस ही गिवन है, इंडियन कंपनी से मिल रही है, तो डिविडेंड इज ₹6,000, इसको आप बाहर ले जा सकते हो सीधे। नेक्स्ट इज बेटिंग इन हॉर्स रेसेस। तो ये रेस हॉर्सेस बेटा देखो ऊपर का जो काम था वो था आपने हॉर्स रेसेस के ऊपर पैसा लगाया कि जीतेंगे हारेंगे। बेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बेटिंग से अगर आपको कोई इनकम आती है तो वो भी आपकी अदर सोर्सेस में जाती है। 4,000, ठीक है जी, हो गया सारा हमारा। तो बस टोटल ये 2 ही आइटम्स हैं जो टैक्सेबल थी, तो ये आ गया मेरा इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस। इसके नीचे देखो जो नोट्स गिवन है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल, वो हमने कर दिया। कार्ड गेम लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, नीचे नोट डाल देना, कार्ड गेम का जो लॉस है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। 20,000 का लॉस जो हमने ऊपर निकाला जो बच गया था वो आगे के लिए कर लिया कैरिड फॉरवर्ड, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10,000।